हेलो एंड वेलकम। आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आधारित है। और इस मूवी का मेन मोटो है अफवाहों और गलत इन्फॉर्मेशन से हटके फैक्ट, प्रॉपर नॉलेज और अवेयरनेस की तरफ ले जाना। ये कहानी है कांति शरण मुदगल की, जो भगवान शिव का सच्चा भक्त होता है और अपनी निजी जीवन में एक बहुत ही अच्छा इंसान। एक रोज कांति की दुकान में कोई अपना बैग छोड़ जाता है जिसे वो अपने घर ले आता है। अगले रोज कांति हमेशा की तरह अपने काम धाम में लगा होता है, तभी उसे एक कॉल आता है। इस कॉल के बाद वो काफी परेशान हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे पता लगता है कि उसके बेटे को एडमिट किया गया है। वो अपनी पत्नी को आश्वासन देने के बाद डॉक्टर के चैम्बर में जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। फिर कांति उनसे अपने बेटे को एडमिट करने की वजह पूछता है, जिस पे डॉक्टर बताते हैं कि कांति के बेटे यानी विवेक ने पिछली रात को वाइग्रा की 3 गोलियां ले ली थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये सुनने के बाद कांति को पहले तो अपने कानों पे भरोसा नहीं होता और ना ही उस बात पे। फिर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि उसके बेटे ने ड्रग्स लेकर एक्सेसिव मास्टरबेशन किया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। कांति ये बात जानने के बाद अपने बेटे पर काफी गुस्सा होता है, जिसपे डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ये सेंसिटिव मामला है और उसे बहुत ही केयर से इस मैटर को हैंडल करना चाहिए। कांति डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है। विवेक पिछली रात लेट नाइट तक स्टडी कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और काफी वोमिटिंग हुई है। वो अपनी पत्नी और बेटी को घर जाने को बोलता है। उनके जाने के बाद कांति अपने बेटे के पास जाता है, पर विवेक शर्म से अपनी पिता से नजर नहीं मिला पाता और वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। कांति अपने बेटे को घर लेकर आता है और उसके घर पे पड़ोसियों का जैसे जमावड़ा लगा होता है। सभी पड़ोसी जैसे ही विवेक और कांति को आते हुए देखते हैं, सभी अपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन उन्हें देने लगते हैं। अगली रोज कांति विवेक के दोस्त से इस मैटर के बारे में पूछता है, जो उसे बताता है स्कूल में सालसा डांस का प्रोग्राम होने वाला था, जिसमें विवेक और सोफी एज अ पार्टनर थे। रोमिन नाम के लड़के को ये बात पसंद नहीं आती है। अगले रोज सोफी खुद एज अ डांस पार्टनर विवेक के साथ परफॉर्म करने से मना कर देती है, जिस पे रोमिन और उसके दोस्त कहते हैं कि विवेक को सोफी ने उसके प्राइवेट पार्ट के साइज की वजह से रिजेक्ट कर दिया। रोमिन की बातों का विवेक पे नेगेटिव असर होता है और उसके बाद वो जाकर इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि प्राइवेट पार्ट का साइज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो प्राइवेट पार्ट के साइज को बड़ा करने का तरीका ढूंढने लगता है। उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगना बंद हो जाता है और इसी बीच उसे कोई बताता है कि मास्टरबेशन करने से साइज इनहेंस हो जाती है। वो रोड साइड पे बैठ के दवा के नाम पे स्कैम करने वाले फ्रॉड्स के चक्कर में पड़ जाता है और उनसे दवाइयाँ खरीदता है और उसे यूज करता है। बेसिकली विवेक को जो एजुकेशन स्कूल के अंदर मिलनी चाहिए थी, वो उसे बाहर लगे बोर्ड पे मिलने लगती है। फिर वो एक डॉक्टर के यहाँ पहुँचता है जो फ्रॉड होता है। वो विवेक पे नकली टेस्ट परफॉर्म करता है और उसे ये कह के डरा देता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ कमी है और ये कमी विवेक के ही किसी काम का नतीजा है, और उन कमियों को दूर करने के लिए वो विवेक को दवाइयाँ भी देता है। फिर विवेक को रोमिल के जरिए एक दवा के बारे में पता चलता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को टाइट रखने में हेल्प करता है। वो उस दवा को ले आता है और उसका इस्तेमाल करता है, पर कोई असर ना देखकर वो पैनिक कर जाता है और एक के बाद एक 3 टैबलेट खा लेता है। कांति विवेक के दोस्त से कहते हैं कि इन सब के बारे में वो आगे किसी को भी ना बताए। कांति घर आता है और विवेक को उसकी हरकतों के लिए डांटता है और उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि वो आगे ऐसा कुछ भी नहीं दोहराएगा। कांति के डांटने पे विवेक रोते हुए अपने पिता की बात मान लेता है। कांति डॉक्टर से विवेक के बारे में डिस्कशन करता है, जिसपे डॉक्टर उसे कहते हैं कि फिलहाल विवेक के साथ उसके फादर नहीं बल्कि फ्रेंड बन के रहो। कांति जितना हो सके विवेक के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। वो उसे स्कूल ड्रॉप करने ले जाता है और तभी कांति को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर पहले से ही उनका बेटा, स्कूल के स्टाफ और वो मुख्य पुजारी होते हैं, जो कांति को बताते हैं कि उनके बेटे ने एक अश्लील हरकत की है, जिसकी वजह से वे उसे स्कूल में नहीं रख सकते। और वो कांति को विवेक का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो स्कूल के टॉयलेट में मास्टरबेट कर रहा होता है। उन्होंने विवेक को स्कूल से निकालने की सारी फॉर्मेलिटीज पहले से ही कर रखी होती हैं। वे कांति को अपने बेटे को यहाँ से ले जाने को कहते हैं, जिसपे कांति उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। पुजारी कांति को एक तरफ ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि विवेक ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से माहौल अभी बहुत खराब है, तुम अपने परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। कांति विवेक को लेकर घर के लिए निकल जाता है। पड़ोस की औरतें विवेक की बहन का मजाक उड़ाती हैं, जिससे आजिज होकर वो विवेक से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है। वो हल्ले की औरतें विवेक की माँ का भी मजाक उड़ाती हैं। कांति अपने जीवन की इस मुश्किल घड़ी में शिव से मदद करने के लिए प्रार्थना करता है।
जिसपे शिव नंदी से कहते हैं कि मेरे एक भक्तगण को उसकी मदद के लिए भेजो, और ठीक उसी वक्त कांति के पास शिव अवतारित होते हैं। हाल की घटनाओं की वजह से कांति का पूरा परिवार तनाव में रहता है। कांति अपनी पत्नी से कुछ दिनों के लिए शाहजहांपुर जाने को कहता है, और तभी कांति को पुलिस थाने से कॉल आता है, और जब वो थाने पहुंचता है शिव अवतार वहां पे पहले से ही मौजूद होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कांति को बताता है कि विवेक ने रोमिल पे चाकू से हमला करने का कोशिश किया, और रोमिल के पिता उस पर केस करना चाहते हैं, जिसपे कांति कहता है कि उसका बेटा बहुत अच्छा लड़का है। और तभी रोमिल के पिता पुलिस वालों को विवेक का वीडियो दिखा देते हैं। पुलिस वाले इस वीडियो को देखने के बाद विवेक का काफी मजाक उड़ाते हैं, और उसे हैरेस करते हुए ये कहते हैं कि तुम में क्रिमिनल बनने के सारे लक्षण मौजूद हैं। कांति के लॉयर रोमिल के पिता से नेगोशिएट करते हैं, और विवेक को रोमिल के पिता से माफी मांगने के लिए कहते हैं। विवेक के माफी नहीं मांगने पर कांति उसे थप्पड़ लगा देता है। विवेक रो पड़ता है। शिव उसे हिम्मत देते हैं। रोमिल के फादर विवेक को वार्निंग देकर उसे छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन से घर आने के बाद विवेक काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और वो जहर पी लेता है। कांति अपने परिवार को लेकर शाहजहांपुर निकलने के लिए रेलवे स्टेशन चला जाता है। स्टेशन पे वो एक आदमी से बैठने के लिए सीट मांगता है, पर वो कोई और नहीं साक्षात शिव होते हैं, जो उससे शाहजहांपुर जाने के बारे में पूछते हैं। कांति उनके नीले गर्दन को देखकर इस बारे में सवाल करता है, जिसपे वो जवाब देते हैं कि उन्होंने किसी का जहर पिया हुआ है। उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि विवेक का जहर अपने गले में ले लिया था। कांति उनसे उनके सामान के बारे में पूछता है, जिसपे वो कांति से अपने बेटे के बारे में चिंता करने को बोलते हैं। तभी कांति देखता है कि विवेक अपनी जगह पे नहीं है। शिव कांति को विवेक की तरफ इशारा करते हैं, जो ट्रेन की पटरी पे मरने के लिए खड़ा होता है। कांति अपने बेटे को बचाने के लिए भागता है, पर वो उस तक नहीं पहुंच पाता है। पर तभी वो देखता है कि शिव ने उसके बेटे की रक्षा कर ली होती है। फिर हम भगवान शिव को स्नान करते हुए देखते हैं। कांति शिव को धन्यवाद बोलता है और उन्हें बताता है कि वो काफी परेशान है। शिव उससे पूछते हैं कि तुम अपने बेटे के लिए परेशान हो या खुद के लिए परेशान हो। शिव कांति से कहते हैं कि अगर विवेक को स्कूल में सही शिक्षा मिली होती तो वो ये सारी गलतियां कभी ना करता। शिव कांति को समझाते हैं कि कोई भी चीज अगर छुपा के की जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही हो। विवेक के केस में वो हर आदमी दोषी है जिसने उसे सही ज्ञान नहीं दिया। शाहजहांपुर चले जाने से ना ही तुम्हारी समस्या दूर होगी और ना ही विवेक का अपराध बोध कम होगा। विवेक का ये सच जानना काफी जरूरी है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। कांति उनसे पूछता है कि ये सब कैसे होगा, जिसपे शिव उन्हें बताते हैं कि अगर मैं तुम्हारा वकील होता तो मैं उन सभी लोगों को कोर्ट में घसीटता और मानहानि का दावा करता और उन सभी से माफी मंगवाता। कांति अपना मन बना चुका होता है कि उसे क्या करना है। शिव उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कांति घर जाता है और इस मामले से संबंधित सभी दोषियों के घर पे नोटिस भेजता है। सभी लोग कोर्ट में हियरिंग के लिए हाजिर होते हैं। वहां पर सबोदय स्कूल के मालिक भी मौजूद होते हैं और उनकी तरफ से केस लड़ रही होती है जानी मानी वकील और उनकी बहू कामिनी माहेश्वरी। वो कोर्ट में आती हैं और कार्रवाई शुरू होती है। कांति के वकील जज के सामने सभी आरोपों को पढ़ते हैं और दोषियों से अपनी मांग भी रखते हैं। कामिनी उन सभी वकीलों से बात करना चाहती है, जिसमें कांति का वकील भी शामिल होता है। बातचीत खत्म होने के बाद कांति का वकील कांति से कहता है कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता क्योंकि कामिनी से जीतना इम्पॉसिबल है, और वो वहां से चला जाता है। कामिनी इस केस को कोर्ट का टाइम वेस्ट बताते हुए इसे रद्द करने की मांग करती है, पर कांति कोर्ट से तारीख की मांग करता है जो उसे मिल जाती है। कांति खुद को इस केस के लिए तैयार करने के वास्ते पढ़ाई करता है। विवेक कांति से कहता है कि इस केस की वजह से वो सर उठाने के काबिल नहीं रह पाएगा, जिसपे कांति उसे समझाता है सच के लिए लड़ने के बाद ही तुम सिर उठाकर जी पाओगे। इस केस की वजह से पुजारी भी कांति से खुद की दूरी बना लेते हैं। मोहल्ले की औरतें भी कांति की पत्नी के साथ गलत व्यवहार करती हैं। कार्रवाई के दिन कांति जज को बताता है कि वो अपना केस खुद लड़ने वाला है। हियरिंग शुरू होती है और कामिनी कहती है कि विवेक स्कूल में अश्लील काम करते हुए पकड़ा गया, जिसपे कांति उससे पूछते हैं कि कहाँ लिखा है कि वो काम अश्लील है, जिसपे कामिनी कहती है कि ये काम मोरली गलत है और मोरल ग्राउंड्स पे ही स्कूल ने विवेक को सस्पेंड किया है। इस पर कांति जज से कहता है कि अगर स्कूल ने विवेक को सही शिक्षा दी होती तो वो ये गलती कभी न करता। उसने जो कुछ भी किया जिज्ञासा और ज्ञान की कमी से किया, और कांति डिमांड करता है कि इससे जुड़े सभी लोग माफी मांगे। कामिनी काउंटर करते हुए कहती है कि इंडिया के किसी भी स्कूल में मास्टरबेट करना नहीं सिखाया जाता, और अगर कोई नदी में डूब जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल पे ब्लेम आ जाए कि उन्होंने तैरना नहीं सिखाया। इस तर्क के बाद वो केस को डिसमिस करने की मांग करती है।
तभी कांति 2200 साल पुरानी एक किताब लेकर आता है और उसके रेफरेंस से एक तर्क देता है कि सालों पहले भारत में काम शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता था, और जब सालों पहले पढ़ाया जाता था तो अब क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? किसने इस शास्त्र की पढ़ाई बंद कराई? कांति कहता है कि चरक संहिता और कामासूत्र जैसी महान किताबों में भी मास्टरबेशन को अश्लील नहीं बताया गया। साथ ही साथ वो शिवलिंग से जुड़े हुए श्रद्धा और उसके महत्व के बारे में भी बताता है। वो अजंता और एलोरा की तस्वीरों को दिखाकर पूछता है कि अगर ये सभी अश्लील है तो इसे क्यों टिकट्स पर प्रिंट किया जाता है और बच्चे बड़े बूढ़ों के हाथ में दिया जाता है? कामिनी कहती है कि इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे बेटे ने जो कुछ भी किया सही किया। कांति अपने बेटे के मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए उन सभी से माफी मांगने तथा मानहानि की राशि जमा कराने को कहता है। जज को भी कांति की बातों में पॉइंट लगता है और वो उसके केस को रजिस्टर कर लेते हैं। कांति अपने घर पे पहुंचता है, वहां पे भीड़ होती है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि पुजारी आए हुए हैं जो उससे कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, पर उसका असर मुझ तक नहीं आना चाहिए। तुम मेरे घर को खाली कर दो। कांति अपनी पत्नी से कहता है कि वो घबराए नहीं क्योंकि उसे शिव पे विश्वास है। कांति घर खाली कर देता है और अपने दोस्त के यहाँ रहने चला जाता है। कामिनी कांति से पूछती है कि क्या वो सेक्स पे ओपन डिस्कशन के लिए तैयार है, जिसपे कांति हामी भरता है। कामिनी विवेक को विटनेस बॉक्स में बुलवाती है और वो विवेक से पूछती है कि तुमने जो कुछ भी स्कूल के बाथरूम में किया क्या वो सही था? क्या स्कूल इसके लिए जिम्मेदार है? पर विवेक कुछ जवाब नहीं देता है। वो काफी पैनिक कर जाता है और वहां से भाग जाता है। कामिनी जज से कहती है कि हम विवेक को एडमिशन देने को तैयार हैं, पर वो तो सर भी नहीं उठा पा रहा। यहाँ पर केस की अगली तारीख दी जाती है। कामिनी कांति को धमकी देती है कि अगली बार वो उसकी पत्नी और बेटी को बुलवाएगी। कांति के शिव से मुलाकात होती है जो उसे सलाह देते हैं कि तुम वो बोलो जो समाज को अच्छा लगे, जो कान को सुनने में अच्छा लगे। कामिनी विवेक की बहन को कोर्ट में बुलाती है और उसे विवेक का वीडियो दिखाकर पूछती है कि तुम्हारा भाई इसमें क्या कर रहा है, जिसपे कांति ऑब्जेक्ट करता है। कांति इस पे विरोध जताता है। तब कामिनी कहती है, यानी आप मानते हो कि विवेक ने जो काम किया है वो गंदा है और उसके बारे में सबके सामने बात नहीं हो सकती है। तभी विवेक की बहन कामिनी को मैस्टरबेशन के बारे में बताती है कि कैसे इस प्रोसेस में डोपामिन रिलीज होता है और आनंद आता है। फिर कामिनी कांति के पत्नी को बुलवाती है और उनसे ऐसे सवाल पूछती है जैसे फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बच्चे कैसे हुए। कांति की पत्नी उसे बहुत ही तर्कसंगत जवाब देती है, जिसपे कामिनी कहती है कि इनका पूरा परिवार ऐसे नॉर्मल होकर जवाब दे रहा है जैसे कि ये सेक्स पे बात कर सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं। जिसपे कांति कहता है कि विवेक ने जो भी किया वो एक नशे की प्रक्रिया थी। कामिनी कहती है कि कांति को ये समझ नहीं आ रहा कि इनके बेटे ने जो गंदा काम किया है वो स्कूल के अंदर किया है, जो एक विद्या का मंदिर है जो अपने किसी भी स्टूडेंट में भेदभाव नहीं करता। और अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए वो एक सेक्स वर्कर को विटनेस बॉक्स में बुलवाती है जिसका बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है। कामिनी कहती है कि जिस स्कूल पे कांति मानहानि का दावा कर रहे हैं वो स्कूल एक सेक्स वर्कर के बच्चे तक को पढ़ाता है। आप स्कूल के बाहर कुछ भी करें पर स्कूल के अंदर एक नियम है। इसके बाद कोर्ट केस को अगली तारीख देता है। उसके बाद कांति की मुलाकात शिव से होती है जो उसे रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि सवाल में ही जवाब छुपा है, अगर सवाल पूछोगे तो ही जवाब मिलेगा। शिव की बातों से कांति को एक इंसाइट मिलता है। कांति उन सेक्स वर्कर से सवाल करता है कि क्या आपको खुजराव वाली पोजीशन आती है, जिस पे वो जवाब देती है कि हाँ आती है। फिर वो सवाल करता है कि ये आपको किसने सिखाई। वो बताती है कि यहाँ पे काम करती है उसकी दीदी ने। कांति उस पोजीशन को सीखने का पर्पस पूछता है, जिसपे वो बताती है कि कस्टमर को खुश करने के लिए। कांति उनसे पूछता है कि क्या इस प्रोसेस के बीच में कभी आपको भी प्लेजर मिलता है। इस पे वो जवाब देती है कि पुरुषों को स्त्री के मन का पता कहाँ है, ज्यादातर कस्टमर्स वायलेंट होते हैं, उन्हें स्त्रियों के मन का कोई ख्याल नहीं रहता। जिसपे कांति कहता है कि जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, अगर उन पुरुषों को स्त्री के मन के बारे में सिखाया गया होता तो शायद आपको परेशानी नहीं होती। जिसपे वो जवाब देती है कि हाँ शायद। कांति उनसे आखिरी सवाल पूछता है कि आप अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहती हैं, उन अज्ञानी लोगों के बीच में या पढ़े लिखे लोगों के बीच में। जिसपे वो कहती हैं कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में। आगे कांति उस तेल बेचने वाले को बुलाता है और उससे कहता है कि क्या बोलकर तुम अपना तेल बेचा करते थे, सारे कोर्ट के सामने बोल के दिखाओ। और जब वो बोलना शुरू करता है तब कामिनी भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर कांति कोर्ट में डॉक्टर को बुलवाता है जो इस खबर की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने ये तेल इस्तेमाल किया है और इसका कोई फायदा नहीं होता। आगे कांति उस आदमी को बुलाता है जो टेस्ट करके बताया करता था किसके मेल ऑर्गन में खराबी है। जज खुद उसको अपने सेक्सुअल ऑर्गन का टेस्ट करने बोलते हैं और रिजल्ट क्या आता है, फेल। जिसपे जज काफी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को कौन प्रैक्टिस करने दे रहा है और उसका लाइसेंस रद्द करने बोलते हैं।
आगे कांति इंदर मेडिकल के ओनर को बुलवाता है और उससे पूछता है कि उसने उसके बेटे को ये दवा क्यों दी, जिस पे वो साफ इनकार कर देता है। फिर कांति उससे पूछता है कि ये दवा क्या काम करती है, जिस पे वो जवाब देता है कि ये दवा पेनिस को स्टिफ यानी कि टाइट करती है। कांति उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पे वो बताता है कि मैंने इसकी पढ़ाई की है। कांति एक बार फिर अपना पॉइंट रखते हुए कहता है कि जैसे इस दुकान वाले को सब कुछ पता है, अगर मेरे बेटे को भी शिक्षा दी गई होती तो वो गलत स्टेप नहीं लेता। जिस पे कामिनी कहती है कि उसकी ये सब पढ़ने की उम्र नहीं है। कांति एक किताब का रेफरेंस देते हुए कहता है कि जिस किताब में जानवरों के सेक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, इंसानों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद कांति इंदर मेडिकल के ओनर से पूछता है कि ये सारी जानकारी बच्चों को कौन देगा, जिस पे वो जवाब देता है पेरेंट्स और स्कूल। कामिनी सवाल करती है कि स्कूल में आखिर सेक्स कैसे पढ़ाया जाए। वो कोर्ट में मौजूद सभी लोगों और जज से भी पूछती है कि उनमें से कौन है जो सेक्स पढ़ाएगा। जज भी कांति से पूछते हैं कि आप बताइए कैसे सेक्स पढ़ाया जाए। कामिनी कहती है कि या तो कांति सेक्स पढ़ाने का तरीका ढूंढे या फिर अपना केस वापस ले, जिस पे जज भी एग्री करते हैं। कांति की शिव से कचौड़ी की दुकान पर मुलाकात होती है, जहाँ पे वो बताता है कि विवेक उस केस की वजह से परेशान है। शिव उससे कहते हैं कि बातों को दबाओ मत, बातों को पूरी तरीके से रखो, क्योंकि आधी अधूरी बातों से हमेशा समस्या होगी। और जाते जाते उससे कहते हैं कि कचौड़ी देखकर खाना। तभी कांति की नजर उस कागज पे जाती है जिसमें सेक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स छपी होती है। कांति अपने अगले हियरिंग के लिए तैयारी करता है। अगली हियरिंग में कांति कामिनी की परमिशन लेकर शुद्ध हिंदी में उसके सौंदर्य की प्रशंसा करता है, जो उसे नहीं समझ आती। कांति कहता है कि हमारा सनातन धर्म पूरी दुनिया के मुकाबले हमेशा मॉडर्न और आगे रहा है। वेद और उपनिषद में हर चीज का वर्णन पहले से ही है। जज उससे ये पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि सेक्स कैसे पढ़ाया जाए, जिससे वो कहता है कि खुल के, जैसा है वैसे ही। फिर कांति कोर्ट में ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी का चार्ट दिखाता है और कहता है कि भारत के हर एक स्कूल में इस चित्र को पढ़ाया जाता है, पर मेन सेक्स ऑर्गन को ऐसे नजरअंदाज किया जाता है जैसे वो हमारे शरीर का हिस्सा ही नहीं है। कामिनी इस पे कहती है कि इसे इसलिए छुपाया जाता है क्योंकि ये गुप्तांग है, जिस पे कांति तर्क देता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म हो तो इन्हीं गुप्तांगों के आधार पर उसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है। जिस पे कामिनी उनसे पूछती है कि क्या बच्चों को खुलकर बताया जाए कि ये पेनिस है और ये वजाइना है। जिस पे कांति कहता है कि हाँ, ये हमारी ही गलती है कि हम उल्टे सीधे नामों का इस्तेमाल करते हैं। कामिनी कहती है कि गांव और छोटे कस्बे के लोग इस पे कभी राजी नहीं होंगे। जिस पे कांति कहता है कि क्यों, गांव के लोगों के शरीर नहीं होते, उनके शरीर पे अंग नहीं होते। कांति कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिन शब्दों को हम छुपाते आए हैं उन्हें अब सबके सामने लाने का समय आ चुका है। हमें अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हुए उन्हें बताने की जरूरत है कि इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। जिस पे कामिनी कहती है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहेगा, और कोर्ट में मौजूद लोगों से पूछती है कि कितने लोग अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं, जिस पे केवल 2 लोग हाथ खड़ा करते हैं। कामिनी कहती है कि कांति जो करना चाहते हैं अगर वो हो गया, उसके बाद समाज में शर्म लिहाज नहीं बचेगी। जिस पे कांति कहता है कि हमारा देश पोर्नोग्राफी देखने में पीछे नहीं है। जब हैदराबाद में महिला डॉक्टर का रेप हुआ था, 88% लोगों ने उसका नाम सर्च किया था। क्या उसका रेप देखने के लिए सर्च किया था? क्या ये है हमारा सभ्य समाज? हमारे देश में 18 साल के नीचे 54% लड़के और 47% लड़कियां सेक्सुअल अब्यूज के शिकार हैं। उन बेचारों को गुड टच और बैड टच के बारे में पता ही नहीं है। फिर कांति एक जाने माने राइटर का हवाला देकर कहता है कि मास्टरबेशन नॉर्मल और हेल्दी प्रोसेस है। फिर वो एक न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें सेक्स से रिलेटेड उल्टे सीधे सवाल होते हैं। वो कहता है कि अगर स्कूल सिखाता तो ये सारे सवाल यहाँ नहीं पूछे जाते। और इस अखबार के मालिक अटल जी हैं, जो अपने स्कूल में ये सब तो नहीं पढ़ाना चाहते, पर अपने अखबार में जरूर ये सब छापते हैं। और इसी को सही मायने में अश्लीलता कहते हैं। ये है इनका पाखंड और दोहरा चरित्र। जज कामिनी को अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट तैयार करने को कहते हैं और इस केस को अगली तारीख देते हैं। कांति का केस बहुत तेज पकड़ लेता है और इसके बारे में अखबारों में भी छपने लगता है, जिससे अटलनाथ काफी इरिटेट हो जाता है। कांति के घर पे पुलिस आता है और उसे बताता है कि देश भर में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए उस पे अलग अलग थानों से 42 केसेस हुए हैं। ठीक उसी वक्त उसे एक कॉल आता है। ये कॉल सौदे स्कूल के ओनर के तरफ से होता है। वो वहां पर जाता है। वहां पर स्कूल के ओनर उसे केस विड्रॉ करने के बदले 1 करोड़ रुपए का ऑफर करते हैं। पुजारी भी उसे समझाते हैं कि इन पैसों से तुम अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हो। कांति ये चेक एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, पर सभी उस पर दबाव बनाते हैं। फिर आखिरकार वो बुझे मन से वो चेक ले लेता है और उस पर साइन कर देता है और वो अपने घर को निकल पड़ता है। कांति मन ही मन में काफी परेशान होता है और रास्ते भर इन सब बातों के बारे में सोचते हुए आ रहा होता है। तभी एक गाड़ी में उसकी टक्कर होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां पर शिव मौजूद होते हैं और उससे बताते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। वो उससे कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा साथ दे ही रहा था तो तुम्हारा विश्वास कमजोर क्यों पड़ गया, तुमने ऐसा स्टेप क्यों उठाया। वे कांति को बताते हैं कि मैं ही साक्षात भगवान शिव हूँ, जिस पे कांति को भरोसा नहीं होता है। और तब वो कांति को अपनी असली रूप में आकर उसे दर्शन देते हैं, जिसे देखकर कांति श्रद्धा और आदर से काफी भावुक हो उठता है और उनके चरणों में गिर जाता है। वह अपने इस अविश्वास के लिए उनसे माफी मांगता है, जिसपे वो कांति को दिखाते हैं कि उसके मरने के बाद क्या कुछ हुआ है। अटलनाथ ने जज को वो चेक दिखाकर ये कह दिया है कि कांति उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। कांति ये सब देखकर रोने लगता है और कहता है कि मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया। जिसपे शिव कहते हैं कि कुछ लोगों की आंखें भी खुली है और वो पुजारी के घर का वीडियो उसे दिखाते हैं, जिसमें पुजारी के घर की एक बच्ची उन्हें बताती है कि कैसे उसका मामा उसे मोलेस्ट किया करता था और उसे गलत तरीके से टच किया करता था। जब अपनी बच्ची के साथ ऐसा होता है तब पुजारी की आंखें खुलती है और कांति की बातें उसे याद आती हैं। कांति शिव से पूछता है कि अब कैसे क्या होगा, जिसपे शिव कहते हैं कि तुम भरोसा रखो और सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर शिव की आवाज आती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है और अब हमें कोर्ट चलना है। बाहर पुजारी कांति से मिलने आए होते हैं। जैसे ही कांति सबके सामने आता है सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो मर चुका था। शिव कांति को अपनी कार में कोर्ट तक लेकर आते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए आगे भेजते हैं। जज भी कांति को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कांति की मरने की खबर पिछले ही दिन आई थी। जज कांति से कहते हैं कि आपने तो केस वापस ले लिया था। कांति इस बात से इनकार करता है। तभी कामनी कहती है कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए थे केस वापस लेने के लिए। कांति जज से क्षमा मांगते हुए कहता है कि इन लोगों ने एक मजबूर और गरीब बाप का फायदा उठाया और जबरन मुझसे उस चेक पे साइन करवाया है। कामिनी अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए कहती है कि विवेक के अश्लील हरकतों के लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं है। जिसपे कांति कहता है कि इतने लोगों की भीड़ इस बात का सबूत है कि लोग सेक्स एजुकेशन के फेवर में हैं। जिसपे कामिनी कहती है कि क्या विवेक सर उठा के जीने के लिए तैयार है, वो तो यहाँ मौजूद भी नहीं है। और तभी विवेक वहां पर आता है और अपने पिता को एक किताब देता है। कांति कहता है कि उसने रिसर्च किया और उसे पता चला कि एक अंग्रेज ऑफिसर ने ये कहा था कि भारत को अगर बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करना होगा। और उसके बाद ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट लागू हो गया था और इस तरीके से अंग्रेज हमें पिछड़ा हुआ बनाकर खुद आधुनिक दुनिया में मॉडर्न हो गए। फिर कांति वो किताब उन्हें दिखाता है। वो किताब कामा सूत्र की होती है, जो पूरे दुनिया में बेस्ट सेलर है। कामिनी विवेक से पूछती है कि जो कुछ भी तुमने किया क्या वो सही था। जिसपे विवेक सॉरी बोलता है और कहता है कि जिस जगह पे मैंने ये सब किया वो गलत था, और वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे स्कूल में वापस ले लिया जाए। कामिनी विवेक को बेशर्म बताती है और कहती है कि इतने भीड़ में एक भी बच्चा नहीं होगा जो एडमिट करे कि वो मास्टरबेशन करता है। तभी भीड़ में से एक बच्चा हाथ उठाता है और वो कहता है कि हाँ, मैं मास्टरबेशन करता हूँ। कामिनी उस लड़के से कहती है कि तुम्हारे पिता कहाँ है, तुम्हारे बेशर्म पिता को मैं देखना चाहूंगी। वो लड़का अपने पिता की तरफ इशारा करता है और उसके पिता खुद जज साहब होते हैं। एक एक करके सभी बच्चे हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि वो सेक्स एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं। विवेक कामिनी से पूछता है, आप खुद बताओ हमें ये कौन समझाएगा। जब हम सेक्स सर्च करते हैं गूगल पे बहुत सारी गलत चीजें भी आती हैं, हमें उन सब के बीच में गाइड करके कौन समझाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता किसी और के साथ भी ऐसा हो। जज अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि इन सभी ने कांति को एक चेक दिया, ये खुद साबित करता है कि ये लोग गुनहगार हैं। वे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म लाने और स्कूल को विवेक को वापस एडमिशन देने को कहते हैं, और बाकी सभी लोगों को कांति को मानहानि राशि देते हुए क्षमा मांगने को कहते हैं। सभी कांति को मानहानि राशि देते हुए उससे क्षमा मांगते हैं। कामिनी कांति को केस जीतने के लिए बधाई देती है और उससे कहती है कि आप इसलिए केस जीत गए क्योंकि आप परिवार के लिए लड़ रहे थे। कांति अपने परिवार वालों को शिव से मिलाते हैं और वो मानहानि राशि स्वयं शिव के हाथ में देते हैं। आखिर में कांति को पता चलता है कि जो झोला उसके दुकान में रह गया था वो झोला किसी और का नहीं बल्कि स्वयं शिव का ही था। वो उस झोले को रखने की जिम्मेदारी विवेक के हाथों में सौंप देते हैं और अंततः सबसे विदा लेकर शिव वहां से चले जाते हैं। और इस तरह शिव ने अपने एक परम भक्त की समस्या की घड़ी में आकर रक्षा की।